बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में अकाउंट का चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, जिसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसॉल्यूशन करना मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरह से बंद कर देना। कि जब पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरह से बंद कर दी जाती है ना, फिर वो भले कोई भी रीज़न से क्यों ना हो, कि जैसे अगर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि हमारी पार्टनरशिप ये 5 साल तक चलेगी, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, तो शायद कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो, तो उसके बाद वो बिज़नेस बंद कर दिया गया कि कोई पर्टिकुलर रीज़न से ही वो बिज़नेस शुरू हुआ था, वो रीज़न पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया, तो बिज़नेस बंद कर दिया। या तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर हो जिसकी वजह से वो पूरा बिजनेस चल रहा था, वो पार्टनर रिटायर हो गया हो या उस पार्टनर की डेथ हो जाती हो, तो उसकी वजह से भी पूरा बिजनेस बंद कर देना पड़ता है। या जो भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न से जब पार्टनरशिप फॉर्म की डिसॉल्यूशन करनी पड़ती है, मतलब कि डिसॉल्यूशन करना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है उसमें, तब उस वक्त अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसी कैसी अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, वो इस चैप्टर का पॉइंट है। तो जब डिसॉल्यूशन करते हैं ना, तब उस वक्त हमारे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है ना, उन सब एसेट्स को बेच देते हैं। सबसे पहला काम कि जितनी भी एसेट्स है, उन सब एसेट को बेच दिया जाता है। बराबर, कि उन एसेट बेचने से जितने भी पैसे मिले वो कलेक्ट किए जाते हैं, भले कम मिले, ज़्यादा मिले, न मिले, जो भी हो, उन एसेट्स को क्लियर किया जाता है। उसके बाद लायबिलिटीज़, कि बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज़ है, उन सब लायबिलिटीज़ को पे कर देते हैं। कि बिजनेस में जो भी लायबिलिटीज है, जिसको जिसको पैसे देने हैं, उन सबको चुका देते हैं कि भाई अब बिजनेस बंद कर देना, आप कुछ बाकी नहीं रखना है, सब लायबिलिटीज पे कर देंगे। बराबर। इसके बाद बिजनेस में जो भी रिजर्व वगैरह अगर बचा हो तो वो सब पार्टनर्स को बांट देंगे, और इस तरह से पूरा बिजनेस फाइनली क्लोज कर देंगे। तो जैसे मेन 3 पॉइंट आते हैं ना, एसेट्स क्लियर करना, लायबिलिटीज क्लियर करना, और कुछ रिजर्व हो, कुछ जो है वो डिफर्ड एक्सपेंसेस हो, या वो सब क्लियर कर देना, वो पार्टनर्स को बांट देना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज में भी हमें भी बस यही 3 चीज़ों की एंट्रीज करनी है। एग्जाम में भी इन्हीं में से ही पूछा जाता है। एग्जाम की अगर बात करें तो इस चैप्टर में से आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस, एक सम पूछा जाता है और एक ऑलमोस्ट थियरी पूछी जाती है। उस थियरी में भी या तो 1 मार्क के क्वेश्चन या ट्रू और फॉल्स या इस तरह से पूछे जाते हैं। 3 मार्क का होता है ना, तो 3 मार्क के 3 ट्रू और फॉल्स पूछ लेंगे, या तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस तरह से पूछते हैं। और 3 मार्क का एक सम, जिस सम में हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है। क्या करनी होती है? जर्नल एंट्रीज। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले उसी जर्नल एंट्रीज के रूल देखें। सिंपल से बेसिक रूल्स हैं, छोटा सा चैप्टर है और सिंपल से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो रूल्स ध्यान देना है इसमें, कि सबसे पहला रूल ये कि जब हमें डिसॉल्यूशन करना होता है ना, तो सबसे पहले एसेट्स क्लियर करने होते हैं। तो जब एसेट्स के बारे में जर्नल एंट्री करनी हो, एसेट्स हमें क्लियर करने हो, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? तो उसमें कोई भी एसेट क्लियर करना हो ना, तो उसके लिए 2 जर्नल एंट्रीज करनी होती है। कि पहली जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू एसेट अकाउंट। यहाँ एसेट्स में जो भी एसेट्स का नाम हो, मशीनरी हो तो मशीनरी, फर्नीचर हो तो फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग हो तो लैंड बिल्डिंग, जो भी एसेट्स का नाम हो वो लिखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब डिसॉल्यूशन करते हैं ना, तो आखिरी में कितना रियलाइज हो रहा है या तो कितना हमें पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए ये अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन। अभी तक जो इससे पहले आपने चैप्टर 4, 5, 6 देखा, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, क्योंकि बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, बस खाली एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, नई वैल्यू ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कि एसेट्स को बंद करके हमें बेच ही देना है, कुछ बचाना नहीं है। तो इसलिए पहले एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और दूसरी एंट्री करते हैं कि उस एसेट्स के कितने पैसे मिले, कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बराबर। एसेट्स के लिए हमेशा ये 2 एंट्री आएगी, कि कोई भी एसेट्स के बारे में लिखा हो ना, जैसे एक एग्जांपल कि भाई फर्नीचर 40,000 का था, उसे बेचने से 30,000 मिले। बराबर, फर्नीचर 40,000 का था, आखिरी दिन पे बेचा उसे तो उसके 30,000 मिले। तो एंट्री यही करते हैं कि पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट में लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 40,000, भाई 40,000 का फर्नीचर था। और दूसरी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, भाई उसमें से मिले 30,000 रुपये, वो 30,000 यहाँ लिखेंगे। बरोबर, अगर लिखा हो कुछ भी नहीं मिले तो ये एंट्री नहीं करेंगे, ये एक ही एंट्री करेंगे कि भाई कुछ मिला ही नहीं हमें। समझ आ रही है बात? तो एक एसेट्स की ये दो एंट्री आती है। फिर दूसरी एंट्री आती है, वो आती है लायबिलिटीज की, कि अगर लायबिलिटीज हमें पे करनी है तो उसके लिए भी ये दो एंट्री करते हैं। इसकी अपोजिट एंट्री मतलब उसमें पहली एंट्री आती है कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी मीन्स कि जो भी लायबिलिटी का नाम हो, क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेएबल हो, कि कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, जो भी लायबिलिटी हो, उस लायबिलिटी का नाम लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, के पहले उस लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया और फिर दूसरी एंट्री कि उस लायबिलिटी को पे कर दिया हमने, तो उसकी एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अगर चेक से दिया हो तो बैंक अकाउंट, बराबर ना, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वहाँ लिखते हैं। तो ये दूसरी एंट्री आ जाती है ना, कि जब भी लायबिलिटीज़ पे करनी हो ना तो उसकी भी दो एंट्री करते हैं। कि जैसे क्रेडिटर्स हैं, 50,000 के क्रेडिटर्स हैं और उनको हमने 50,000 ही दिए, कुछ मेंशन ना हो ना कि भाई खाली 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, खाली इतना, कुछ मेंशन नहीं है, तो ये दूसरी एंट्री में पूरे 50,000 पे कर देते हैं। लायबिलिटीज़ में बाकी नहीं रखते, मेंशन ना हो तो भी पूरे पैसे दे देते हैं उसमें। एसेट्स में ऐसा नहीं, एसेट्स में अगर मेंशन ना हो ना तो कुछ भी नहीं, खाली ऐसे लिखा हुआ हो कि फर्नीचर 40,000 का है तो बस ये एक ही एंट्री, उसके कितने मिले नहीं लिखा हुआ है तो ये नहीं करेंगे। लेकिन लायबिलिटी में ये एंट्री करेंगे कि लिखा हो ना कि क्रेडिटर 30,000 के हैं तो क्रेडिटर 30,000 और पे भी कर देंगे पूरे 30,000, भले ना लिखा है तो भी, क्योंकि लायबिलिटी में कुछ बाकी नहीं रखते उसमें। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर क्रेडिटर्स को पे करने हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000, और उसको पे भी अगर 30 ही करने हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बरोबर ना। एसेट्स में, कोई भी एसेट्स में ये एंट्री, कोई भी लायबिलिटीज में ये एंट्री। इसके बाद दूसरा रूल, तो उसमें अगर कोई आखिरी दिन पे पता चले कि कोई भी तरह का एक्सपेंसेस अगर आते हो, कोई भी तरह के एक्सपेंसेस लास्ट डे पे पता चल रहा है कि आखिरी दिन पे ये एक्सपेंस देना है, भले पहले के बाकी हो एक्सपेंस, या आखिरी दिन पे कोई नया खर्चा आया हो, या तो डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस हो, डिसॉल्यूशन जब आखिरी दिन पे करते हैं तो उसके खर्चे भी आते हैं। तो कोई भी तरह का खर्चा हो ना आखिरी दिन पे तो उस खर्चे की एक ही एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसमें कोई दूसरी एंट्री नहीं, कोई खर्चे का नाम नहीं लिखते, क्योंकि अगर खर्चे का नाम आखिरी दिन पे लिखा तो उसका एक नया अकाउंट बन जाएगा, और आखिरी दिन पे हम अकाउंट क्लोज करते हैं, नया अकाउंट बनाते नहीं हैं। तो इसीलिए डिसॉल्यूशन के वक्त अगर कोई एक्सपेंस आखिरी दिन पे याद आ रहा है ना तो उसकी एक ही एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट में मतलब वो एक्सपेंस हमने पे कर दिया, वो खर्चा दे दिया हमने। उसी तरह से आखिरी दिन पे अगर कोई इनकम मिली हो, कोई भी तरह के इनकम के बारे में अगर लिखा हुआ हो लास्ट डे पे कि आखिरी दिन पे कोई आउटस्टैंडिंग इनकम मिल गई हमें, तो उसकी भी एक ही एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनकम की भी ये एक ही एंट्री, बराबर ना। तो बेसिकली ये चार एंट्रीज हैं जिनके ऊपर आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है, बस ये चार मेन एंट्रीज। और इनके अलावा अगर कुछ स्पेशल एंट्री बताऊं तो आखिरी की एंट्रीज आती हैं कि अगर कुछ रिजर्व या कुछ भी बचा हुआ हो तो उसे बांट देना। आखिरी दिन पे अगर कुछ रिजर्व या कुछ भी बचा हुआ है तो उसे बांट देना। तो उसको बांटते कैसे हैं, तो लास्ट डे पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, कि अगर कोई प्रॉफिट बचा है या रिजर्व है, कोई भी तरह का रिजर्व या प्रॉफिट आखिरी दिन पे जो हमारा फ़ायदा अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
तो उसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग जो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट है उसके क्रेडिट में करते हैं। कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व हो ना तो उसको कहाँ बांटेंगे, क्रेडिट साइड पे बांटेंगे। तो उसको हम लोग बांटेंगे कि जो भी रिजर्व या प्रॉफिट का नाम हो, जो भी रिजर्व या तो प्रॉफिट का नाम हो उसका अकाउंट डेबिट, यहाँ रिजर्व या प्रॉफिट लिखा मतलब उसका नाम, उसका अकाउंट डेबिट। कि जैसे अगर जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लिखा हो ना क्रेडिट बैलेंस, कि अगर लिखा हो क्रेडिट बैलेंस तो वो प्रॉफिट कहलाता है, तो वो फायदा कहलाता है, बरोबर। तो उसको लिखते हैं कि रिजर्व या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू बी कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर हो ना, बी कैपिटल या करंट अकाउंट एंड टू सी कैपिटल या करंट अकाउंट। कि अगर 3 पार्टनर हैं तो उन तीनों पार्टनर को बांट देंगे, ए बी सी या जो भी नाम हो वो नाम लिखेंगे। और कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो कोई भी अगर प्रॉफिट है आखिरी दिन पे पता चला कि भाई 12,000 का जनरल रिजर्व है, तो उस जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर में बांट देंगे। तो वो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी अकाउंट, बराबर। और उन ए बी सी में 12,000 बांटना है, अगर रेशियो में दिया हुआ है कि चलो 2, 3, 4 के रेशियो में बांटना है तो वैसे बांटेंगे। कुछ रेशियो ना हो अगर मेंशन तो इक्वली बांट देते हैं कि 12,000 को तीनों में 4-4,000 करके बांट देंगे। तो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह बांटना हो तो वो क्रेडिट साइड पे बांटेंगे। और अगर कुछ लॉस बांटना हो, आखिरी रूल यहाँ लिख रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, और या लॉस या तो कोई भी तरह का अगर एक्सपेंसेस हो, आखिरी दिन पे अगर कोई एक्सपेंसेस हो जो हमें बांटने हैं, बराबर ना। डिफर्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, जनरली एक्सपेंसेस आते नहीं हैं, इस सिचुएशन में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी हो अगर, जनरली आपको लॉस ही आएगा। और वो लॉस भी कैसा आएगा, डेबिट बैलेंस। कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस हो तो उसको कहाँ बांटेंगे, तो उसको पार्टनर्स को डेबिट साइड पे बांटेंगे। मतलब उसमें ऐसे लिखेंगे कि ए कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ अगर तीसरा पार्टनर भी हो तो सी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉस हो, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या तो दूसरे जो भी लॉस का अगर अकाउंट है तो उसका नाम वहाँ पर लिखेंगे, बराबर। कुछ भी नुकसान बांटना है ना तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बांटेंगे। और अगर कुछ भी फ़ायदा बांटना है तो यहाँ क्रेडिट में बांटेंगे, बराबर ना। तो बस इतना आपका चैप्टर है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ना बस इसमें से पूछा जाता है आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चैप्टर में। कि आपको जो भी पूछा जाता है जर्नल एंट्रीज, फिर वो एसेट्स की जर्नल एंट्री हो, कोई भी एसेट क्यों ना हो, कोई भी एसेट की जर्नल एंट्री हो तो ये 2 एंट्री करेंगे, लायबिलिटीज़ के लिए ये करेंगे, एक्सपेंस और इनकम के लिए ये, और अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए 2 ये एंट्रीज, और कुछ भी नहीं चैप्टर में, बराबर ना। एक और दूसरी स्पेशल नोट करके लिख दो, स्पेशल नोट करके उसमें लिख दो कि यहाँ पर जो भी एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज़ जिसके भी बारे में, अगर इसमें कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर कैश न मिल रहा है न दे रहे हैं कैश, लेकिन अगर कोई पार्टनर वो कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पर कैश की जगह पर उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल, कि अगर एसेट में ऐसे दिया हुआ है कि भाई फर्नीचर है 40,000 का, लेकिन उस 40,000 का फर्नीचर 30,000 में कोई पार्टनर लेके जा रहा है, कैश नहीं मिल रहा, कोई पार्टनर वो लेके जा रहा है, बरोबर। कि भाई 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ने कहा कि ये फर्नीचर मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहली एंट्री तो वही आएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 40,000 रुपये, और उसको एक पार्टनर 30,000 में लेके गया, तो यहाँ पर फिर कैश नहीं लिखेंगे, वहाँ कैश की जगह पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसका नाम हो कि भाई ए कैपिटल अकाउंट तो ए कैपिटल अकाउंट, या अगर ना नाम हो तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। अरे बात समझ में, एंट्री वही रहेगी, लेकिन अगर कोई पार्टनर का नाम मेंशन हो ना
तो इसे कैश की जगह पर खाली पार्टनर लिखेंगे। वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी है कि जैसे बिल्स पेएबल हमें पे करने हैं, लेकिन कोई पार्टनर ने कहा कि भाई आप रहने दो, मैं पे कर दूंगा, तो एंट्री वही करेंगे कि चलो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसका नाम लिखेंगे कैश की जगह पर। बाकी पूरी एंट्री सेम। एक्सपेंस और इनकम में भी वही, कि अगर कोई पार्टनर एक्सपेंस पे कर रहा है तो कैश की जगह पर पार्टनर का नाम, या अगर कोई इनकम बोल रहा है पार्टनर मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ कैश की जगह पर पार्टनर का नाम। बाकी पूरी एंट्री सेम ही रहेगी, बराबर। ये एक स्पेशल नोट की तरह ध्यान रखना। और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें तो पार्टनर ही आता है, उसमें और कुछ नहीं आता। समझ आ रही है ना बात। और एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करो ना, तो आपकी टेक्स्ट बुक में इसके खाली 2 ही क्वेश्चन हैं। फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, अगर वो जर्नल एंट्रीज आप लोग कर लो तो उसके अकॉर्डिंग समझो पूरा हो गया, बराबर। उसकी एज इट इज़ एग्जाम्पल्स भी हैं, सेम एग्जाम्पल हैं, खाली नंबर बदले हुए हैं। तो बस उतनी अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज कर लो तो आपका सब चैप्टर कंप्लीट ना। समझ आ रही है ना बात। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इनमें कैसे, तो फिर कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। अब जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग 8 लाख की है और उसकी वैल्यू 9 लाख मिली हमें, उसकी रियलाइजेशन वैल्यू वो 9 लाख मिली। और चलो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है और उसके 1,50,000 मिले, तो इनकी एंट्री करें। तो देखो लैंड बिल्डिंग वो एसेट है, तो जो मैंने एसेट की 2 एंट्री बताई उसके हिसाब से इसकी एंट्री करेंगे ना हम लोग, बराबर ना। तो इसकी एंट्री कैसे, कि जैसे लैंड बिल्डिंग 8 लाख की है और उसमें से 9 लाख मिले हमें, तो पहली एंट्री हम लोग करेंगे उसकी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना लिखेंगे, तो इसमें 8 लाख लिखेंगे कि पहले 8 लाख की ये लैंड बिल्डिंग है और उसके रियलाइज हुए 9 लाख रुपीज़, 9 लाख उसके मिले, तो उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने, तो 9 लाख, बराबर ना, कि भाई 8 लाख की जगह 9 लाख मिले उसके। तो कोई भी एसेट हो ना तो उसकी वैसे ही 2 एंट्री करेंगे ना, जो मैंने रूल में बताया। अब वैसे ही इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही है, तो उसके लिए भी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से 1.5 लाख मिले हमें, तो उसके लिए भी वही एंट्री करेंगे कि पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने, 2 लाख, 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से मिले 1,50,000, तो उसके लिए लिखा जाएगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,50,000 के इसके 50,000 कम मिले। अगर लिखा होता कुछ ना मिले तो ये दूसरी एंट्री ना करते, सिर्फ ये एक ही एंट्री, बराबर। आपको सब में ये अगर साथ में दिया हुआ हो ना, तो कितनी बार आपके टेक्स्ट बुक में इसकी कंबाइन एंट्री करके लिख दी गई है कि भाई लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंबाइन करके लिख दिया है उन्होंने कि भाई दोनों के मिलाकर इतने मिले, भाई इसके 9 लाख और इसके 1,50,000, तो टोटल 10,50,000 हमें मिल गए, ऐसे कंबाइन करके लिख दिया। तो कंबाइन करके लिखो तो भी ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग लिखो तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि हाँ भाई लैंड बिल्डिंग उसका मैटर ही अलग, इन्वेस्टमेंट तो उसका मैटर ही अलग फिर। सही बात है ना। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है कि टोटल एसेट्स आर ऑफ 2 लाख, आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 10,000, बुक वैल्यू रियलाइज्ड। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है एग्जाम में और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान से समझ लेना कि देखो टोटल एसेट्स 2 लाख के हैं, कि जिनमें से 40% करंट एसेट्स हैं, तो अगर 40% करंट एसेट्स हैं तो बाकी के 60% फिक्स एसेट होंगे ना, बराबर ना, या नॉन करंट एसेट कहो वो होंगे ना। तो इसलिए थोड़ा रफ वर्क कर लें कि टोटल 2 लाख के एसेट्स हैं, कि इन 2 लाख में से 40% वो करंट एसेट्स हैं, तो 2 लाख के 40% मतलब कितने हो गए, 80,000, 80,000 वो करंट एसेट्स हैं। और बाकी के 60% वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो क्या कहलाए हमारे, फिक्स एसेट कहलाए। 60% फिक्स एसेट मतलब 2 लाख के 60% करो तो 1,20,000 फिक्स एसेट है।
और उसमें लिखा हुआ है बुक वैल्यू रियलाइज्ड। बुक वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू है उतनी ही मिली, करंट एसेट्स के भी उतने ही मिले, फिक्स एसेट के भी उतने ही। भाई फिक्स एसेट 120 है तो 120 ही मिले उसके, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि करंट एसेट्स में इंक्लूडिंग कैश 10,000, कि ये जो करंट एसेट्स है ना 80,000, इसमें 10,000 का तो कैश पड़ा हुआ है। तो कैश को बेचने से कैश मिलता है क्या, या कैश को बेचा जाएगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर जैसे लैंड बिल्डिंग 8 लाख की थी, उसको बेचने से 9 लाख रुपए मिले, तो उसको बेचा ना हमने। यहाँ करंट एसेट्स जो 80,000 है, इसमें 10,000 तो कैश ही पड़ा हुआ है। कैश भी तो करंट एसेट होता है ना। तो 10,000 तो कैश है, तो क्या कैश को ही बेचेंगे हम लोग? नहीं, तो कैश को नहीं बेचा जाता। इसलिए करंट एसेट्स में से 10,000 कैश हटा दो, तो बाकी बेचने लायक करंट एसेट्स 70,000 ही है हमारा। तो मतलब करंट एसेट 70,000 का है, उसको बेचने से पूरे 70,000 ही मिले। और फिक्स एसेट 120 का है और उसको बेचने से भी 120 ही मिले। तो इसमें भी अगर कंबाइन एंट्री आती हो तो वो ठीक है, अगर ना आती हो ना तो अलग अलग एंट्री करो, इजी रहता है वो। कि जैसे करंट एसेट की आपने अलग से एंट्री कर दी, एसेट है तो इसी एसेट की तरह एंट्री कर दें कि भाई पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट अकाउंट। कितना लिखेंगे? 70,000। 10,000 तो कैश है, वो तो लिखेंगे नहीं भाई, 70,000 का ये करंट एसेट, बराबर। और उसको बेचने से पूरे पैसे मिले, मतलब पूरे 70,000 ही मिले। तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? तो पूरे 70,000, बराबर। और दूसरा फिर फिक्स एसेट के बारे में भी ऐसा ही लिखेंगे कि फिक्स एसेट 120 का है तो उसके बारे में भी यही लिखते हैं कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट 1,20,000, कि 1,20,000 के फिक्स एसेट हैं और उसकी बुक वैल्यू ही मिली, मतलब पूरे मिले। तो दूसरी एंट्री वही, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि उसके भी कितने मिले हमें? पूरे 1,20,000। तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी एसेट क्यों ना हो तो उसके लिए एक ही एंट्री करो, और कंबाइन ना करके अलग अलग करो, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी एसेट में ऐसे ही सेम एंट्री करते जाओ आप लोग, बराबर। अब जैसे ये एग्जांपल्स हैं कि लिखा हुआ है अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे अ लोन ऑफ 40,000, कि 40,000 की लोन है जो एक पार्टनर पे करेगा, बराबर। तो ये लोन है, लोन मतलब क्या कहलाया? लायबिलिटी कहलाई। तो मतलब इसमें एंट्री लायबिलिटी के हिसाब से करेंगे ना, जो मैंने आपको लायबिलिटी का रूल लिखवाया उसके हिसाब से। तो लायबिलिटी का रूल हमने क्या लिखवाया था कि पहली एंट्री 40,000 की लोन है तो उसकी एंट्री करेंगे। लायबिलिटी में फर्स्ट एंट्री आती है कि लोन अकाउंट डेबिट, लोन अगर है तो लोन लिखेंगे, लोन अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 40,000, 40,000 की लोन है। और दूसरा इसको पे कर देंगे, तो पे में कैश नहीं लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर हैज़ एक्सेप्टेड, कि एक पार्टनर ने कहा मैं पे करूँगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टनर का इसमें मेंशन हो ना तो कैश नहीं लिखते, कैश की जगह पर क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर अगर पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री यहाँ पर लिखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? तो 40,000 वो पूरा ही पे कर रहा है। अगर लिखा होता क्या 35 पे कर रहा है तो 35 लिखते हैं यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, अगर वो ना होता, लिखा होता कि हाँ भाई लोन के पैसे दे दिए हमने, तो उसकी जगह पर यहाँ कैश अकाउंट लिखते, ठीक है। तो कोई भी लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी की ऐसी ही एंट्री करेंगे ना, पहले एसेट में देखा था वो एंट्री, ये लायबिलिटीज़ की एंट्री। या अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि सरप्लस एसेट्स है 1,20,000, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भाई बिजनेस के एंड में सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया, फिर आखिरी में पता चला कि थोड़ी एसेट बची है 1,20,000 जो पार्टनर्स में बांट देनी है, बेचनी नहीं है वो एसेट्स, पार्टनर में बांट देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2 के हिसाब से, बराबर। तो इसे बांट देना हम लोग, तो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताई थी ना, सरप्लस एसेट्स है मतलब फ़ायदा है ना,
और फ़ायदा बांटना हो तो कैसे बांटते हैं, तो वो तीनों पार्टनर को क्रेडिट में बांटते हैं। मतलब उसकी एंट्री ऐसे करेंगे कि अगर ये एसेट्स हमें बांटनी है तो सरप्लस एसेट अकाउंट डेबिट या तो सिर्फ एसेट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट के अगर कोई भी फायदा बांटना है तो क्रेडिट में तीनों का नाम लिखेंगे और डेबिट में जो बांटना है वो, तो कितनी बांटनी है 1,20,000 और 1,20,000 तीनों को बांटनी है 5:3:2 के हिसाब से। तो रेशियो आपको निकालना आता है ना, 5:3:2 टोटल 10 हो गया, तो 12 5 60,000 इसको मिलेंगे ए को, 3 है तो 12 3 36,000 इसको मिलेंगे और 12 2 24,000 इसको मिलेंगे। तो 5:3:2 के हिसाब से हमने बांट दिया ना। तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर करना हो तो वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ़ायदा अगर बांटना है तो यहाँ क्रेडिट में, अगर नुकसान बांटना होता है तो तीनों का नाम डेबिट में लिखते हैं। या जैसे ये एंट्री है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000, कि आखिरी दिन पे पता चला खाली एक्सपेंस देना है 5,000 का, तो मैंने एक्सपेंस का भी रूल बताया था ना कि एक्सपेंस पे करना है तो उसकी एक ही एंट्री करते हैं। एक्सपेंस के लिए एक ही एंट्री की जाती है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें कोई एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, बस कैश अकाउंट क्रेडिट में, मतलब वो दे दिए पैसे, कितने लिखेंगे 5,000 रुपीज़, बराबर ना, हो गई ना ऐसे एंट्री। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल लिखवाया है बस उस रूल के हिसाब से ये सब एंट्रीज करनी है और कुछ भी नहीं। फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, बस वो 2 क्वेश्चंस की आप लोग जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लो, तो इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गया, बराबर। तो इससे रूल्स को अच्छी तरह से ध्यान दे दो। तो अब जो आगे के चैप्टर के रिवीजन है वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।